हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टारगेटेबल के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी का हमने पार्ट 1 लिया है। और ये टॉपिक इंडिया के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, उसके अलावा चाहे आपका टीचिंग का कोई एग्जाम हो, केबीएस हो, DSSB हो, रीट हो, कहीं भी अगर आप देखेंगे या बीपीएससी वगैरह के एग्जाम हो, और ठीक है, स्टेट पीसीएस वगैरह, कोई भी एग्जाम देखेंगे, एसएससी सीजीएल वगैरह हो, सीएचएसएल हो, हर जगह अगर देखे जाए तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और बायोडाइवर्सिटी को आज एक हद तक जो है हम समझेंगे, और छोटी छोटी वीडियो बना करके पूरे बायोडाइवर्सिटी को हम जो है कायदे से समझ लेंगे। बायोडाइवर्सिटी दरअसल है क्या कि किसी खास एरिया में कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती है, यानी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, और वो विद इन द स्पीसीज में भी डाइवर्सिटी हो सकती है ना, उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी वगैरह हो सकती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है। तो फिर उसके बाद में हम अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी वगैरह जो होती है वो भी सब समझेंगे। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल समझते हैं इसमें कि डाइवर्सिटी है क्या। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा, इन वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अपने कंसेप्ट को यूं ही क्लियर करते रहिएगा। तो और जिसको ये पीडीएफ चाहिए, तो टारगेटेबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर डॉक्स वाला एक फोल्डर होगा, उसमें ये पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दी जाती हैं। तो आप वहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी दरअसल है क्या, और ये मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, समझा ही रहा हूँ, लेकिन क्या है कि देखिएगा कि आपके प्रॉपर नोट्स भी होने चाहिए, कि अगर मान लो एग्जाम में लिखने के लिए ऐसा आ जाता है जो खास करके सिविल सर्विसेज वगैरह को देते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि दरअसल है क्या। तो बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब जो विभिन्नताएं होती हैं, वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेस। ऑल सोर्सेस में क्या क्या है, इंक्लूडिंग टेरिस्ट्रियल डाइवर्सिटी। टेरिस्ट्रियल की वजह से यानी स्थल की वजह से भी क्या है, कौन सी प्रजाति किस जगह पर रहती है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, उनमें क्या है फर्क आ सकता है। किसकी वजह से, टेरिस्ट्रियल डाइवर्सिटी की वजह से, है ना, ठीक है, या फिर टेरिस्ट्रियल विभिन्नता की वजह से आप कह सकते हैं मैरीन जलीय एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजिकल complexes of which they are part. This include diversity within the species. देखिए लिखा है within the species, between the species and of the ecosystem, यानी स्पीसीज में भी डाइवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो है बिटवीन द स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के बीच में भी क्या है डाइवर्सिटी हो सकती है। अगर हम बात करें एक ही स्पीसीज में, अगर देखें मान लो आप ह्यूमन का एग्जांपल ले लीजिए, तो ह्यूमन भी अलग अलग नजर आता है ना, हाइट के हिसाब से, कलर, कॉम्प्लेक्शन, शक्ल, है ना, सारी चीजें, मतलब आप देखेंगे बॉडी की बनावट कैसी है, ये सब जो है अलग अलग हो सकता है। फिर अगर एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से कंपेयर करेंगे तो ये भी डाइवर्सिटी हो सकती है, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी हो सकती है। और ये वाली जो डेफिनेशन दी हुई है UNES, यानी यूनाइटेड नेशन का में जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसमें दी गई डेफिनेशन है। ठीक है, जैव विविधता को स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी परिसरों सहित सभी स्रोतों से जीवित जीवों के बीच परिवर्तनशीलता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका वे हिस्सा हैं। ठीक है, यानी किसी खास जगह पे मान लो कोई स्पीसीज रहती हैं, ठीक है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं। ठीक है, एनिमल्स की स्पीसीज हो सकती हैं, जंतुओं की, पेड़ पौधों की स्पीसीज हो सकती है, फंगस हो सकते हैं, मतलब तरह तरह की प्रजातियां जो मौजूद होती हैं किस खास जगह पर, उसको हम क्या विभिन्नता बोल सकते हैं। ये तो हो गई हमारी जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी वगैरह। अगर कंपेयर करके देखेंगे एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से, तो उनमें भी क्या है वेरिएबिलिटी होगी, वो भी क्या है डाइवर्सिटी है, और एक ही स्पीसीज में भी क्या है डाइवर्सिटी हो सकती है। तो ये जो डेफिनेशन है संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जो हुआ था उसके द्वारा दी गई है। अब अगर कोई खास प्रजाति किसी खास जगह पे पाई जाती है ना, भाई जैसे मान लो कुछ प्रजातियां हैं किसी एक ही जगह पे पाई जाएंगी, अलग नहीं पाई जाएंगी, बट कुछ ऐसी हैं कि हर जगह पाई जाती हैं, कॉस्मोपॉलिटन टाइप की होती हैं। ठीक है, तो अगर किसी एक जगह पर पाई जाने वाली प्रजातियां होती हैं तो समझ लेंगे, इस पे भी क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में आया है, एंडेमिज्म क्या होता है उसके बारे में समझ लेंगे। ऐसी वो प्रजातियां जो किसी खास जगह पर पाई जाती हैं, सिर्फ वो वहीं पाई जाएंगी और कहीं नहीं पाई जाएंगी, ठीक है ना, तो उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज या नेटिव स्पीसीज, और ये जो फिनोमिनन है इसी को हम बोल देते हैं एंडेमिज्म।
ठीक है, तो स्थानिकवाद कहा जाता है इसको, किसी प्रजाति की एक परिभाषित भौगोलिक स्थान जैसे द्वीप, राज्य, राष्ट्र, देश या अन्य परिभाषित क्षेत्र की मूल निवासी होने की स्थिति है। यानी किसी खास जगह पर, किसी खास कॉन्टिनेंट में कह लीजिए, या किसी नेशन में है ना, या फिर किसी जो है आइलैंड पर या किसी कंट्री में जो है कुछ खास प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उनको नेटिव स्पीसीज कहा जाता है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, शुतुरमुर्ग है तो वो नॉर्थ अमेरिका में जैसे पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका के कुछ इलाकों में पाया जाता है, तो वो नेटिव स्पीसीज है वहाँ की, और वहाँ का वो एंडेमिक स्पीसीज कहलाएगी, है ना। लेकिन अगर आप उसको कहीं अलग पालना चाहते हैं तो उसको वही आर्टिफिशियल तौर पे मैन मेड टाइप का जो है इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेगा। जैसे मान लो मैं इंडिया की बात करूँ तो केरला साइड में जो है वो नारियल पैदा होते हैं, है ना, तो वो वहीं पर बहुत अच्छा, मतलब है ना, साउथ में कह लीजिए, तो साउथ में अगर आप देखें तो जो है नारियल वगैरह होते हैं, तो उधर का क्लाइमेट जो है उसके हिसाब से बढ़िया है, और वो वहीं पे ग्रो कर पाएंगे क्योंकि उनको हॉट वेदर चाहिए होता है। अगर वही चीज़ ला करके आप कश्मीर में आप जो है उसको ग्रो कराना शुरू कर दीजिए, या फिर इधर नॉर्थ इंडिया में ले आइए, दिल्ली साइड में, इधर यूपी साइड में, तो वो ग्रो नहीं करेगा, समझ रहे ना। इसी तरह से जैसे कुल्लू, शिमला, मनाली, कश्मीर, है ना, उधर देखा जाए तो सेब, एप्पल पैदा होता है, और उसको कम टेम्परेचर, काफ़ी कम टेम्परेचर चाहिए होता है कुछ लंबे समय के लिए, तो ऐसा टेम्परेचर, ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह जो है वो वहीं पर मिल सकती है, इसलिए वो वहाँ पर सही से ग्रो करता है। अगर आप उनको ले आ करके आप जो है इधर ले जाइए साउथ में, अगर आप एप्पल ग्रो कराने लगेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा उस तरह से। तो ऐसी वो प्रजातियाँ जो किसी खास जगह पर पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। अब बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड कुछ और चीज समझेंगे। हमारे जीव मंडल में अपार विविधता, या विविधता न केवल प्रजातियों के स्तर पर मौजूद है बल्कि कोशिकाओं के भीतर भी मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर बायोम तक जैविक संगठन के सभी स्तरों पर मौजूद है। आप लोगों ने बायोलॉजिकल हायरार्की और इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ी होगी, है ना। इस पर भी मैं एक वीडियो बना करके डाल दूंगा कि बायोलॉजिकल हायरार्की क्या होती है और इकोलॉजिकल हायरार्की क्या होती है। अगर देखा जाए तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दो तरह के मोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, तो उसमें भी विविधता पाई जाती है, उसमें भी विविधता पाई जाती है। अगर मान लो मैं ह्यूमन की ही बात करूं तो इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो सबकी एक जैसी इम्यूनिटी नहीं होती, है ना, सबकी अलग अलग इम्यूनिटी होती है ना, सबका अलग अलग जो है मेटाबॉलिज्म हो सकता है। तो क्या है कि किसी खास मतलब स्पीसीज में भी और उनके जो सेल्स वगैरह हैं उनमें भी क्या है, डाइवर्सिटी हो सकती है। और जो अगर हम एक स्पीसीज को दूसरी से कंपेयर करें तब भी क्या है, उनके सेल्स वगैरह में, इन सब में भी क्या है, डाइवर्सिटी हो सकती है। तो आईयूसीएन, आईयूसीएन का मतलब आप समझते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 के अकॉर्डिंग अब तक वर्णित पौधों और जानवरों की प्रजातियों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से थोड़ी अधिक है। 2004 के अकॉर्डिंग जो आयुष्मान का डेटा था उसमें ये कहा गया कि 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख से ज्यादा जो है वो प्रजातियां दुनिया में मौजूद हैं, 15 लाख से ज्यादा। हर साल जो है बहुत सी प्रजातियां खोज ली जाती हैं साइंटिस्टों के जरिए। तो अभी तक जो नोटिस है, अभी तक जो ह्यूमन को नोन है, ज्ञात है, वो 1.5 मिलियन से ज्यादा है। ठीक है, दर्ज की गई सभी प्रजातियों में 70% से अधिक जानवर हैं। और आपने जानवरों में भी सबसे ज्यादा पढ़ा होगा कि जो ऑर्थोपोड्स होते हैं, ऑर्थोपोड मतलब एक संघ होता है ऑर्थोपोडा, ठीक है, संघ ऑर्थोपोडा यानी संघ जिसको कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फाइलम ऑर्थोपोडा, जिसमें कीड़े मकोड़े आते हैं, इंसेक्ट वगैरह आते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वही हैं। तो जानवर हैं, अगर ओवरऑल मिला करके देखा जाए तो इसमें हम चाहे वो इन्वर्टिब्रेट्स हों या वर्टिब्रेट्स हों, अकशेरुकीय हों या कशेरुकीय हों, सभी को हम अगर शामिल कर लें तो सबसे देखा जाए तो 70% से भी अधिक जो है वो जानवर हैं यानी जंतु हैं। जबकि पौधे, शैवाल, जैसे इसमें शैवाल हो गया, कवक हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी जिनको कहा जाता है, और एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी कहा जाता है, कुल में 22% से अधिक नहीं है। अगर इन सबको देखा जाए तो ये 22% से ज्यादा नहीं है। जानवरों में कीड़े सबसे अधिक हैं, है ना, कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट जो होते हैं प्रजाति समृद्ध वर्गीकरण समूह है जो कुल का 70% से अधिक बनाते हैं। ठीक है, दर्ज प्रजातियों में से लगभग 70% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अब एक चीज ये देखिएगा कि दर्ज प्रजातियों में से लगभग 70% प्रजातियां भारत में पाई जाती है, एंड भारत जो है वो मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है। पूरी दुनिया में 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है जिसमें से भारत भी शामिल है, और समझ रहे हैं ना। तो ऐसी वो राष्ट्र, ऐसी वो कंट्री जहां पर स्थानीय प्रजातियों की संख्या 5000 या उससे ज्यादा होती है तो उनको हम जो है मेगा बायोडाइवर्स कंट्री में शामिल कर लेते हैं, जिसमें से भारत भी शामिल है।
पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है। अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन बना कि सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ पर है, तो वो अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है उनमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर लेंगे कि किधर से किधर जाने पर डाइवर्सिटी घटती है और बढ़ती है, इस पे भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात करें, अक्षांश से ढाल की अगर हम बात करें, हाँ ठीक है, अगर हम जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ में अगर इधर से इधर की अगर हम जिस तरह से ऐसे बात करें, हाँ ठीक है, तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाने पर अगर एक ही एल्टीट्यूड उस पर लैटिट्यूड पे अगर होगा तो कोई खास फर्क नहीं आता है प्रजातियों में। लेकिन अगर आप देखो यही सब लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये इक्वेटर है, हाँ ठीक है, इक्वेटर है, इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कह लें कि अगर पोल से, है ना, जैसे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, पोल से अगर आप इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, जैव विविधता बढ़ती है, और अगर इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या है वो घटती चली जाती है। क्यों? यहीं पर इक्वेटर के आसपास, है ना, जो ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, खास करके ट्रॉपिकल रीजन, और ठीक है, और जो ये भूमध्य रेखा का जो इलाका है यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी, वर्षा, ठीक है, टेम्परेचर, सारी चीजें मेंटेन रहती है, तो यहाँ पर सर्वाइवल के चांस, जिंदा रहने के चांस, अपने आप को ग्रो करने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं प्रजातियों के पास, इसलिए जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। समझ रहे ना? तो ये ही है। तो लैटिट्यूड ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, एक मिनट, हाँ इसमें मैं बताना चाह रहा था कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। देखिए थोड़ा सा अगर हम लैटिट्यूड पे चलते हैं, हाँ ठीक है, अगर आप लैटिट्यूड चेंज करेंगे, हाँ ठीक है, लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स की बात की जा रही है, यानी जो है ऊपर से नीचे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर जैसे ऊपर से नीचे की बात करें, है ना, आप लैटिट्यूड को चेंज कर रहे हैं तो क्या है फर्क पड़ेगा, यानी इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी घटेगी। लेकिन अगर सेम लैटिट्यूड पे अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बायोम्स होते हैं उसमें उतना ज़्यादा चेंज नहीं आता है। समझ रहे हैं ना? तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी घटती है। ठीक है, ट्रॉपिक हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेचर और पोलर एरियाज। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान और ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आज का बायोडाइवर्सिटी का एक इंट्रोडक्शन। अगली क्लास में हम यहीं से आगे, यहाँ से आगे जो बायोडाइवर्सिटी में हमें पढ़ना चाहिए उसको हम शामिल करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं वीडियो को छोटी ही रहने दूंगा ताकि जो आप इजीली पढ़ सकें, ठीक है, समझ सकें। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।